जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसके बारे में हम बात शुरू करने वाले हैं। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक KMnO4 हो जाएगा, K2Cr2O7 हो जाएगा, इस सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो ऑक्साइड्स हैं, सबसे पहली बात, ये जो आपके पास ऑक्साइड्स हैं एंड उनके ओक्सो एनायंस हैं, उनके ओक्सो एनायंस हैं, उनके बारे में हम बात स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड बनाएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा है, तो इसमें तो नॉर्मल बात है, कुछ खतरनाक बात तो है नहीं। स्कैंडियम को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स बचे हैं वो एमओ टाइप का आयोनिक, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल क्या है, कम है, और स्कैंडियम में +2 आ नहीं सकता, तो ये आयोनिक टाइप के क्या बना रहे होंगे, कंपाउंड्स बना रहे होंगे। उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगी, वो होगी उसके ग्रुप नंबर के बराबर। ये भी पुराना रूल है, तो नई बात कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो आप घबराएंगे नहीं। Sc2O3 से लेकर Mn2O7, और जैसे ही मिडल में जाकर अपना मैक्सिमम टच किया, उसके बाद फिर आयरन +2 से +3 से ऊपर जा नहीं पा रहा। ऑक्सोकेटायंस में VO2 प्लस VO+2, एक ऑक्सीजन हटाते ऊपर चार्ज बढ़ गया, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर +4 +5 +4 +4 है। TiO +2 TiO2 होता है मोस्टली। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, इसके अंदर जो हमें सीखने को मिला है, ऑक्साइड्स भी बनते लेकिन हाई टेम्परेचर पर, और ऑक्सो एनाइंस भी बनते हैं। यहाँ हमें ऑक्सोकेटायंस दिख रहे हैं फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं जी क्या है खास। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल बढ़ेगा तो श्योर है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, आयोनिक कैरेक्टर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसको फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं फजान्स रूल। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। इतनी बात समझने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। नेक्स्ट टारगेट है, जैसे Mn2O7 हुआ, जैसे कि CrO3 हुआ, V2O5 हुआ, ये कोवलेंट है। और एक बात मैं हमेशा से आपको बोलता रहा हूं, हाई ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक नेचर को फेवर करती है। अब तो कॉमन हो गया होगा मुझे लगता है आप लोगों के लिए कि जितना हाई ऑक्सीडेशन नंबर हो, जितना हाई ऑक्सीडेशन नंबर हो, उतना चांसेस, उतना चांसेस अच्छा एसिड होने के ही होंगे, उतना अच्छे चांस एसिड बनने के ही होंगे। लो जी, Mn2O7 एसिडिक है, ग्रीन ऑयल है ये। CrO3 लो MP वाला, लेकिन कोवलेंट भी है और एसिडिक नेचर का भी है। आगे देखते हैं जी। Mn2O7 गिव्स HMnO4 आपके सामने है। इनके एसिड देखो, हमेशा का रूल यही रहा है, किन्हीं के ऑक्साइड में अगर पानी डालोगे, किन्हीं के ऑक्साइड्स में अगर आप पानी डालोगे, जैसे MO है तो MOH बनता ही बनता है, वैसे ही अगर आप Cl2O7 ग्रुप नंबर 17 के ऑक्साइड में पानी डालोगे तो वो अपना HClO4 बनाएगा। तो ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बिना अफेक्ट किए अपना एसिड पर मैग्निक एसिड बना रहा है। सेम CrO3 क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड बना रहा है, और एसिड से बनने वाले एसिडिक होंगे, पुरानी बातें। तो थोड़ा इसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए पढ़े, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए पढ़े। अब आपका V2O5 है, अगर इसमें इसको मैं H3PO4 लिख दूं, क्लियर ना, ये तो चलो ऑक्सोकेटायन है। इस टाइप के आपके पास सोल्ट बनते हैं, VO4-3 PO4। और एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो कि V2O5 एम्फोटेरिक नेचर का है, लेकिन उसमें इसका एसिड स्ट्रेंथ कंपेरेटिवली बेस से ज्यादा है। मतलब होता है ना कई बार झुकाव किस तरफ है, तो इसका जो मेन ये इंक्लाइंड है, ये एसिडिक नेचर की तरफ होना भी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +5 है, +5 है। जैसे जैसे डाउन ऑक्सीडेशन नंबर पे जाओगे फिर वो बेसिक की तरफ बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हाई की तरफ आओगे एम्फोट्रिक, और एम्फोट्रिक में भी, एम्फोट्रिक में भी, एम्फोट्रिक में भी एसिडिक नेचर ज्यादा है, एम्फोट्रिक में भी एसिडिक नेचर ज्यादा है। और +2 ऑक्सीडेशन नंबर में ये भाई साहब बेसिक हो चुके हैं, और +3 में एम्फोट्रिक नेचर का है। इवन ये +5 में भी एम्फो है, लेकिन ज्यादा एसिडिक है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। और एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा
तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर एल्कलीज से रिएक्शन करवाऊंगा V2O5 को तो माइनस में। रूल यही है। आप किसी भी सोल्ट के साथ ऐसी हरकत करके देख सकते हैं। तो V2O5 को जैसे ही आपने एसिड में डाला, एसिड मतलब H+H+, तो केटाइनिक स्पीसीज में, और बेस में डाला तो एनाइनिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो गया। अब आप कंपाउंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मेरे पास सबसे पहला है आपका फेवरेट KMnO4, जो कि आप यूज करते हैं इन द टाइट्रेशंस। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एक वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल है जो लेदर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। इसके अलावा ढेरों एजोडाइज को भी तैयार करने में हमारा K2Cr2O7 यूज होता है। K2Cr2O7 यूज होता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के बात को समझते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। बिल्कुल है जी, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर इसको तैयार करना है, अगर इसको बनाना है, तो इसके लिए आप लोग फेरोक्रोम FeCr2O4 फेरोक्रोम लेकर चलें, और सोल्ट Na2CO3 के साथ एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन ही हो सकता है। ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं। ठीक है जी। तो ये जो फेरोक्रोम है, ये फेरोक्रोम जब रिएक्ट करेगा FeOCr2O3 भी आप इसको बोल सकते हैं, जब ये बेसिक मीडियम Na2CO3 से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा आपका येलो कलर का सोडियम क्रोमेट, नॉट डाइक्रोमेट, क्रोमेट, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही है। तो आपकी प्रैक्टिस बच गई, आपका फर्दर जो एक्सरसाइज थी वो बच गई। एक्सरसाइज कैसे बच गई बच्चे पूछेंगे। तो एक्सरसाइज बचने की वजह जहां तक मुझे समझ में आती है, आप समझें कि जब आप Na2CrO4 बना रहे हैं तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका +6 आ ही गया। अब +6 को +6 में मेंटेन रखना है, +6 को +6 में मेंटेन रखना है आप लोगों ने। बस उसके बाद बस इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराओ जिससे येलो कलर का क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाए। तो वापस एक रिव्यू ले लें। फेरोक्रोम, हाँ जी बिल्कुल है। उसमें बेसिक मीडियम Na2CO3 का डाला, बिल्कुल डाला जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका येलो कलर्ड Na2CrO4, बाद में बताऊंगा ये sp3 हाइब्रिड है, और LMCT इसमें येलो कलर आने की वजह है। प्रोडक्ट साइड में आपका Iron+2 से Iron+3 में ऑक्सीडाइज हो गया, और इसके साथ जो Na2CO3 था वो स्पेक्टेटर ही बना रहा, उसके ऑक्सीडेशन नंबर ना सोडियम में कोई चेंज आया ना कार्बन डाइऑक्साइड में कोई चेंज आया, और फिर आपके पास क्रिस्टल आउट हो गया लो सोल्युबिलिटी की वजह से Na2Cr2O7। ठीक होगी बात। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल देन पोटेशियम, वो कंपेरिजन हो रहा है ना। क्रिस्टल आउट हुआ तो लो सोल्युबिलिटी, लेकिन अगर कंपेरिजन करें तो Na2Cr2O7 ज्यादा घुलता है K2Cr2O7 से। इसी बात का एडवांटेज लेते हुए हमने इसमें KCl डाल देना है। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्यूबल, तो जैसे ही KCl डालोगे, और वैसे भी बात हमेशा मैं बोलता हूं, जब भी कीटायन और एनायन के बीच के साइज का डिफरेंस लार्ज हो जाए तो वहां हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करती है। सोडियम छोटा कीटायन कंपेरेटिवली डाइक्रोमेट से, डाइक्रोमेट बड़ा एनायन, डिफरेंस ज्यादा हो गया कीटायन एनायन का, तो सोल्वेशन एनर्जी डोमिनेट कर गई, वो घुल गया। तो जैसे KCl, तो फिर आपका जो फेवरेट है जिसको आप बनाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, वो K2Cr2O7 आपके पास बट जाएगा। फिर ऑरेंज क्रिस्टल इसके अलग हो गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पेपर का हमेशा टास्क बनता है, बच्चों को मैं इसको ट्रिक से सिखाता हूं कई बार, तो ध्यान से देखना और समझना बात को भाई। जो K2Cr2O7 है, जो K2Cr2O7 है, इसमें क्रोमियम का और K का रेशियो 2:2 है। तो पोटेशियम कंपेरेटिवली K2Cr2O4 से, K2CrO4 से, येलो कलर के K2CrO4 से तो कम ही हुआ, K2CrO4 से तो कम ही हुआ, बिल्कुल कम हुआ जी। अब जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसको यूं समझें कि जहां पोटेशियम ज्यादा है तो वहां एसिड डाल दो, वहां एसिड डाल दो। तो जैसी एसिड डाला तो K2Cr2O7 बन गया, और जैसी बेस डाला तो वापस वो K2CrO4। तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है K2CrO4 K2Cr2O7। जहां पीएच अगर एसिडिक हो जाए तो K2Cr2O7, और बेसिक हो जाए
तो वो आपको K2CrO4 येलो कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। ऑरेंज रेड की तरफ आ रहा है तो ऐसे भी समझ सकते हो कि एसिड रेड को प्रमोट करता है, तो ऑरेंज कलर प्रमोट हो रहा है, ऐसे भी सीख सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो K2CrO4 है वो sp3 हाइब्रिड क्रोमेट आयन है, जबकि उधर जो डाइक्रोमेट है, पीछे आपने मेरे साथ में पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 में N2O5 सीखा। N2O5 में 112 डिग्री का एंगल आया था कि ऊपर दो NO2 अटैच थे, ऊपर दो NO2 अटैच थे, ऊपर दो NO2 इससे बोन एंगल बढ़ गया, और बोन एंगल बढ़ते ही हमारे पास हाइब्रिड सेट सेम रह गई। बोन एंगल बढ़ते ही हमने एक लॉजिक बना लिया कि जितने बड़े ग्रुप जुड़े होंगे, जितने बड़े ग्रुप ऊपर जुड़े होंगे, बोन एंगल उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, तो वही सेम यहां 126 डिग्री का दो CrO4 एक दूसरे को ज्वाइन कर रखे हैं, दोनों sp3 हाइब्रिड ही हैं, दो टेट्राहेड्रल यूनिट एक दूसरे को ज्वाइन कर गई हैं। फोकस रखना, पेपर में इसका क्वेश्चन बनता है। सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल है जी। K2Cr2O7 को प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो टीचर आपको K2Cr2O7 ही देगा, और Na2Cr2O7 more used due to more solubility as oxidant in the organic chemistry। लिखने को आप K2Cr2O7 लिखते रहते हो, लेकिन मोर लॉजिकल होता है Na2Cr2O7, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ज्यादा घुलता है इस वजह से। फिर उसके बाद इनका जो ई नोट है उसको देखकर तो आप वैसे ही बल्ले बल्ले कर जाएंगे कि डाइक्रोमेट इसका ई नोट 1.33 वोल्ट है, इसलिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अच्छा जी, उसके बाद एसिडिफाइड K2Cr2O7 आयोडाइड को आयोडीन में, H2S को सल्फर में, स्टेनस को स्टेनिक में, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। और कई बार मैं बच्चों को इसका स्केलेटन लिखवाता हूं कि जैसे K2Cr2O7 लिखा हुआ है, जितने पोटेशियम उतने आप वहां K+ मेंटेन कर दो। H2SO4 की बात कर रहे हैं तो K2SO4 लिख दो, क्रोमियम Cr2SO4 होल थ्राइस लिख दो। साथ में इसका ये स्केलेटन सेट हो रहा है, क्रोमियम अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटा गया, बिल्कुल ग्रीन कलर में चेंज कर दिया खुद को। आयरन अगर है फेरस फेरिक में बदल जाएगा। तो जो फिनोमिनन आप समझ रहे हैं वो रिडोक्स चैप्टर में भी हम ढेरों बार पढ़ते हैं कि डाइक्रोमेट ग्रीन कलर के Cr+3 में बदल गया, और फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक, H2S सल्फर में चेंज हो गया येलो कलर में, और आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो गया है। तो देखिए कितना जल्दी आपने KMnO4 से पहले K2Cr2O7 खत्म कर लिया, और अभी हमारा वीडियो सिर्फ 13 मिनट्स का हुआ है। अब मैं KMnO4 की तरफ बढ़ रहा हूं, फिर हम F ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम F ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, KMnO4 क्या जी, पोटेशियम परमंगनेट कैसे प्रिपेयर हुआ, बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। पीछे भी आपने बेस डाला Na2CO3, यहां भी आप मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH वगैरह KOH वगैरह यूज करेंगे। बनाना आप KMnO4 चाहते हैं, बनाना आप KMnO4 चाहते हैं, दिस प्रोड्यूसेस द डार्क ग्रीन K2MnO4। यहां आपकी थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ गई, यहां आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ गई। कहते जी कैसे एक्सरसाइज बढ़ गई, तो उस एक्सरसाइज बढ़ने की वजह, उस एक्सरसाइज बढ़ने की वजह जो मुझे नजर आ रही है वो आपको भी नजर आएगी, वो है कि कहीं ना कहीं आपका जो क्रोमियम है वो अभी आपको +6 ऑक्सीडेशन में मिला है, जबकि वो एग्जैक्टली आपको +7 में चाहिए। तो KMnO4 में ब्लैक कलर का पायरोलोसाइड लिया हमने, KOH ऑलरेडी हम लेके चल ही रहे हैं, KOH ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पीछे भी थी यहां भी है। इन दोनों ने मिलकर मुझे एक ग्रीन कलर K2MnO4 दिया। अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम, पीछे भी ऐसे ही हुआ था, एसिडिक मीडियम में आपने कन्वर्ट किया उसको, जैसे आप उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आप उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आप उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, वैसे वैसे आपका जो K2MnO4 है जिसमें K Mn के कंपेरिजन में डबल बेसिक जैसा दिख रहा है, तो KMnO4 में वो कन्वर्ट होने लगता है, KMnO4 में वो कन्वर्ट होने लगता है। पर्पल कलर का खास बात ये है कि K2MnO4 को एसिडिक मीडियम में जब डाल रहे हो,
K2MnO4 को एसिडिक मीडियम में जब आप डाल रहे हो तो वहां डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, वहां डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। पर्पल कलर का KMnO4 भी आ रहा है और ब्राउन कलर का MnO2 भी मिल रहा है। तो एक बार मोटा मोटी बात क्या हुई है, पायरोलिसाइट ब्लैक कलर, बेसिक मीडियम, ऑक्सीजन, K2MnO4 ग्रीन कलर का। यहां आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज बढ़ गई है। अब इसमें जैसे ही आप लोग क्या डालोगे, एसिडिक मीडियम, क्लोरीन की रिएक्शन करवाओ, डिसप्रपोर्शनेशन करके, डिसप्रपोर्शनेशन करके ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, पर्पल कलर के MnO4 माइनस में, पर मैग्नेट बोलते हैं जिसको आप लोग, जो कि डायामैग्नेटिक नेचर वाइज है। कमर्शियली अगर बनाना है तो एल्कालाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2, वही पायरोलोसाइट है, फ्यूज्ड विद KOH है, ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और KNO3 है, ऑक्सीडाइज्ड विद NO3 जो कि एक HNO3 से बना हुआ सोल्ट है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर मैग्नेट को पर मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, ये ऑक्सीडेशन करवाया एल्कलाइन सॉल्यूशन, ये कमर्शियली प्रिपेयर किया हम लोगों ने, ये हमने कमर्शियली प्रिपेयर किया है। ठीक है जी, चलो इन द लेबोरेटरी, इन द लेबोरेटरी a manganese 2 ion salt is oxidized by peroxo disulfate, वहां से भी आप KMnO4 तैयार कर सकते हो, वहां से भी आप KMnO4 तैयार कर सकते हो। तरीका ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, इससे भी आप KMnO4 तैयार कर सकते हो। इन द लेबोरेटरी अ मैंगनीज 2 आयन सोल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पेरोक्सी, आपको पता है कि जिसके अंदर पेरोक्सी बॉन्ड हो उसकी तो वैसी बल्ले बल्ले हो रखी है कि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल करने को तैयार है, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल करने को तैयार है। -2 है ना, आप जानते हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, पेरोक्सी बॉन्ड, दैट्स वाई ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज कर डालेगा ये जी किसको, आपके Mn+2 को। तो मेन इश्यू आपको समझ में आ गया, करना क्या है इसमें, Mn+2 को ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है जी, वो आपका पर ऑक्सीड डाइसल्फ्यूरिक एसिड कर डालेगा। तो एक मोटी मोटी बात आपके समझ में KMnO4 के लेके क्या आ रही है, KMnO4 को बनाना हो तो पायरोलोसाइट लेके चलो, ऑक्सीजन KOH लेके चलो, K2MnO4 बनेगा, उसका फिर आप डिसप्रपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम करवा दो। फिर ब्लैक कलर का अगर आपके पास पायरोलोसाइट है तो उसको KOH के साथ फ्यूज करवाओ, KNO3 से या एयर से ऑक्सीडाइज करवा दो, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम करवाकर इसको KMnO4 में बदल दो, या फिर Mn+2 पर आप पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाकर इसको आप KMnO4 में बदल सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स डार्क पल्पर, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का ही होता है, MnO2 भी ब्लैक कलर का ही है, जो KClO3 के साथ आइसो स्ट्रक्चरल है क्योंकि दोनों के दोनों sp3 हैं, ठीक है जी। और सोल्युबिलिटी कोई जबरदस्त है नहीं, 100 ग्राम में सिर्फ 6.4 ग्राम घुलता है ये, सिर्फ क्लियर 6.4 ग्राम घुलता है 100 ग्राम के अंदर, कुछ ज्यादा सोल्युबिलिटी इसकी है नहीं, वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जैसे इसको आप हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होना शुरू होगा K2MnO4, MnO2 और O2 में, तो ये फिर एक 7 का 6 और 4 में, 6 और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज है, ऑक्सीजन का लिबरेशन है। तो मैं मान सकता हूं अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 16 को पढ़ें तो KMnO4 को हीट करके आप K2MnO4 बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है कि इसमें जो आपका K2MnO4 ग्रीन कलर का बन रहा है, MnO2+4 जो एक ब्राउन कलर का कंपाउंड बन रहा है, क्लियर ना, उनमें जो K2MnO4 है वह 6 इलेक्ट्रॉन है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये पैरामैग्नेटिक है। इसीलिए कई बार हम बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म, इसके अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंस पैरामैग्नेटिज्म मिलता है। तो वो पैरामैग्नेटिज्म कहां से आया, KMnO4 को हीट करने से जो K2MnO4 बना उससे आया। KMnO4 को जो हीट करने से K2MnO4 +7 जब +6 में बदला तो वहां पैरामैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। ये सारी बातें यहाँ हैं। KMnO4 इंटेंस कलर का है, मैंने बताया अभी आपको, और sp3 हाइब्रिड है, डायामैग्नेटिक है, +7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म इसमें है। KMnO4 पर्पल वाला हो चाहे K2MnO4 ग्रीन वाला हो, दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिड हैं, आपके सामने स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है जी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बने हुए हैं। बस एक PM है
इसको मैग्नेट बोल रहे हैं, और दूसरे एल को इसको परमैग्नेट बोल रहे हैं, इसको मैग्नेट बोल रहे हैं। एक पीएम है पैरामैग्नेटिक और दूसरा डीएम है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा है, इसको सुधार लेना। पहले वाला आपका डीएम बन गया, दूसरे वाला आपका पीएम साहब बन गया। उसके बाद एसिडिक परमैग्नेट सॉल्यूशन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका ई नोट भी मैं आपसे जिक्र करूंगा थोड़ी देर में। तो जब इसके ई नोट का जिक्र करेंगे तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और प्लस में है इसका ई नोट। तो ऑक्सिलेट को ये CO2 में, फेरस को फेरिक में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है इन एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर इसी KMnO4 को हम मीडियम बदल दें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर एसिडिक है तो ये एसिडिक मीडियम की हालत है कलरलेस, Mn+2 में कन्वर्ट होता है। अगर बेसिक मीडियम ले लें, नॉट स्ट्रॉन्ग, या न्यूट्रल मीडियम ले लें, तो ये ब्राउन कलर के MnO2 में कन्वर्ट होता है। और कई बार तो एग्जाम में जब आप रेडोक्स चैप्टर भी साथ में पढ़ रहे हैं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का डिवाइड करना पड़ता है। इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट बाय 1, मोलिकुलर वेट बाय 7 का 4 में चेंज हुआ 3, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय यहां आपका 5 का डिवाइड है जी, 5 का डिवाइड है। तो अलग अलग मीडियम में जब ये स्ट्रॉन्गली बेसिक में 0.56 है, और जैसे ये न्यूट्रल या बेसिक मीडियम है तो प्लस 1.69 है, और अच्छे एसिडिक मीडियम है तो 1.52 है। तो कुल मिलाकर प्लस है और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रूव हो रहा है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रूव हो रहा है। जो परमैग्नेट है वो एसिडिक मीडियम के अंदर आपके पास पीएच अप्रोक्सीमेट जब आपके पास जीरो हो तो ये पानी को ऑक्सीडाइज करना चाहिए, लेकिन रिएक्शन सुपर स्लो है। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाकर इस प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं। सोचो ना KMnO4 को पानी में घोलोगे और मान लो पीएच आपके पास 0 हो तो H2O को ही वो ऑक्सीडाइज करना शुरू कर दे, लेकिन करता नहीं है। हाँ, रिएक्शन चलती धीरे धीरे चलती रहती है। KMnO4 आपको पता है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, इस रिएक्शन को आप टेम्परेचर बढ़ाकर थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हो। तो एसिडिक सॉल्यूशन में आयोडाइड आयोडीन में, फेरस फेरिक में, ऑक्सिलेट CO2 में, H2SS में, सल्फाइट सल्फेट में बदला, और नाइट्रेट में बदला एज यूजुअल जो आज तक आप करते आए हो। उसके बाद अगर ये न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम में है तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मुझे दिखती है ये, इसको पेपर वाले सुपर हाईलाइट करके चलते हैं, आयोडाइड का आयोडेट में बदलना। कारण है ना बच्चे, बेसिक मीडियम में जो आपका आयोडीन बना, मैं तो कह रहा हूं कि आयोडीन बना, कोई रोक ही नहीं सकता, आयोडीन बना, लेकिन बेसिक मीडियम में वही आयोडीन डिसप्रपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट करके आयोडेट बना गया है। क्या बना गया जी? आयोडेट बना गया है। तो इस बात को थोड़ा सा अपने टारगेट पे समझ के रखें। थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देंगे इसी फेंटली एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम के अंदर सल्फेट में, मैंगनीज सोल्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा MnO2 में। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, ठीक है जी। तो KMnO4 आयोडाइड का आयोडेट में, थायोसल्फेट का सल्फेट में, और Mn+2 का Mn+4 में चेंज करता है इन द फेंटली एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम। कुल मिला के ऑक्सीडेशन करना है, सब बातें वही हैं। थायोसल्फेट का सल्फेट, मैंगनीज का Mn+4 में चेंज, बट आयोडाइड का आयोडेट में चेंज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर एक लाइन है, परमैग्नेट टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और अनसैटिस्फैक्टरी सिंस HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। पुरानी बात मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि HCl को कभी भी एसिडिक मीडियम जनरेट करने में यूज मत करना, अदरवाइज होएगा क्या, ये खुद ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस रिलीज कर देगा। फिर इसके अलावा एनालिटिक केमिस्ट्री में इसका यूज है। KMnO4 हमारा फेवरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा वूल का, कॉटन का, सिल्क का, इन सब का ये ब्लीचिंग करवाने में काम आ रहा है, डीकलराइजेशन। और ऑक्सीडाइजिंग पावर तो मैं आपको बोल ही रहा हूं कि बहुत खतरनाक है। अब है आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एब्लोक एलिमेंट्स। दो सीरीज है, एक 14 एलिमेंट्स की लेंथेनॉइड है, एक 14 एलिमेंट्स की 90 से लेकर 100 तक एक्टिनोइड्स है। लेंथेनॉइड्स, एक्टिनोइड्स, लेंथेनॉइड, एक्टिनोइड्स 58 to 71, 90 से लेकर 103। लेंथेनॉइड एक दूसरे से क्लोजली रिसेंबल करते हैं, पास इनके साइज भी नियरली सेम सही है, और एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मिलती है, वो +3 है, जैसा मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये जो स्मॉल चेंज है, इफेक्ट ऑफ द स्मॉल चेंज इन साइज,
इफेक्ट्स ऑफ द स्मॉल चेंज इन साइज जो हमारे पास ऑब्जर्व हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो आ रहा है इस वजह से क्योंकि लेंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन चलता है, लेंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन चलता है। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड इज ऑन द अदर हैंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होनी है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव भी है और उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की मतलब वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। तो सबसे पहले हम लेंथेनॉइड की बात कर लें। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन n-2 f1 14 n-1 d 0 to 1 ns2 है। ये भी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। आउटर मोस्ट ये भी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। यहां इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है f1 to 14। दो सीरीज हैं 4f 5f, वन लेंथेनॉइड सेकंड एक्टिनॉइड। तो सबसे पहले एटॉमिक एंड आयनिक साइज की बात कर लें। ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई फ्रॉम लेंथेनम टू लिटिशियम को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह जो आप पेपर के 4 ऑप्शन देकर निकाल लेना, स्क्रीनिंग बिकम्स पुअर, स्क्रीनिंग बिकम्स पुअर, स्क्रीनिंग, तो उसके पैरेलल में आप कह सकते हो कंपैरेटिवली टीएनसी हायर हो गया है, स्क्रीनिंग बिकम्स पुअर। कारण है बच्चे इलेक्ट्रॉन कहां जाके एंटर कर रहा है यार, 6s इनकम्प्लीट है, 5d इनकम्प्लीट है और 4f में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। न्यूक्लियस के इतने पास जब इलेक्ट्रॉन चला गया, न्यूक्लियस के इतने पास जब इलेक्ट्रॉन चला गया, न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज जाके ठहर गया, न्यूक्लियस के इतने पास जब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो आप खुद सोचो, न्यूक्लियस के इतने पास जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो आप अपने दिमाग से सोचो कि हो क्या रहा है। वहां इतना ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो जाएगा किस पर, ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, कि वहां स्क्रीनिंग पुअर हो जाएगी और ईएनसी कंपैरेटिवली हाई हो जाएगा। और जैसे ही हाई होएगा आपके सामने सीधी सीधी सी बात है कि साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह आपको समझ में आ गई है, इम्परफेक्ट शील्डिंग। आगे देखते हैं जी। शील्डिंग ऑफ 1,4f बाय अनदर इज लेस 1d इलेक्ट्रॉन बाय द अनदर। इस बात को थोड़ा यूं समझें कि शील्डिंग एफ ब्लॉक में कम है, ठीक है, एफ ब्लॉक में कम है। क्यों कम है, न्यूक्लियस के पास हो गया, और ये शील्डिंग कंपेयर कर रहा है कि डी वालों में ज्यादा है, इसलिए डी वालों के साइज का गैप बड़ा है। जबकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, इसकी बेसिक बात आपको समझाना चाहता है कि एक एफ का इलेक्ट्रॉन दूसरे एफ के इलेक्ट्रॉन पर उतना शील्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको खींचने वाले ज्यादा है और क्लोज भी हैं। तो डी वालों में शील्डिंग ज्यादा है कंपेरेटिवली और एफ वालों में शील्डिंग कम है। लो जी, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या आया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें एक ग्रुप में दिखा जो कि आपका 5वां और 6ठा पीरियड है। उसमें जर्कोनियम और हाफेनियम का साइज नियरली सेम हो गया। जर्कोनियम इवन 1 पिकोमीटर बड़ा ही है, जर्कोनियम इवन 1 पिकोमीटर बड़ा ही जा रहा है। तो जर्कोनियम हाफेनियम बराबर साइज के हो गए, ये इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें दिखा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। अब देखना चाहे लेंथेनम सीरियम से लेकर नीचे लुटीशियम तक साइज हल्का हल्का नीचे की तरफ आ रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वैसे तो इनकी जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉमन थर्ड बी ग्रुप से जुड़ा होने की वजह से, थर्ड आईयूपीएसी ग्रुप से जुड़ा होने की वजह से इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। जी, फिर भी हमें कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्स्ट्रा मिलती हैं। उन एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कवर करने के लिए आपको मेरे साथ यहां टिकना पड़ेगा। मैंने इसको सिखाना है आपको ए रब सॉरी सीरियम से लेकर सीट पर एनडीपीएम, सीट पर एनडीपीएम, सामने यूरोपियन गार्ड, टीबी इन, डाइनिंग हॉल, अरे तुम याद भी कर लो। ठीक है जी, तो ये 14 एलिमेंट्स हो गए हैं। तो मैं एक एक करके बात करना शुरू करूं। सीरियम हमारा फर्स्ट लेंथेनॉइड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री, इसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री 4f1 5d1 में हो रखी, क्योंकि डी लेंथेनम से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और लेंथेनम बदमाश है। लेंथेनम की प्रॉपर्टीज मैच डी ब्लॉक से कर रही हैं,
तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्शनल भी कहते हैं इसको जनरली, कि जो लेंथेनम है वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शनल केस है, वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शनल है। तो सीरियम में इलेक्ट्रॉन F1 में एंटर किया, फिर ये F3 हो गया, फिर ये F4 हो गया, F5 हो गया, F6 हो गया, F7। लेकिन जैसे आप आगे जाएंगे F7 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है गैडोलिनियम के अंदर, तो वहां ये फिर नेक्स्ट एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज अपोजेस द चेंज, ना तो इलेक्ट्रॉन इसमें से जोड़ सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन में तोड़ सकते हैं, तो ये उसको अपोज करता है। उसके बाद हम टर्बियम पे चले तो वापिस वही डी वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन 4f को दे दिए। रूल के अकॉर्डिंगली वैसे 4f में ही इलेक्ट्रॉन बनता है, रूल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन आना तो 4f में ही चाहिए, तो टर्बियम में वही हालत हो गई है जी। उसके बाद जो डिस्प्रोसियम है उसमें 9 10 11 12 13 14 फिर अपोज करेगा। तो जहां जहां आपको D1 में इलेक्ट्रॉन दिखा, फर्स्ट मिडल लास्ट, फर्स्ट मिडल लास्ट, फर्स्ट मिडल लास्ट, D1 में इलेक्ट्रॉन दिखा आपको, फर्स्ट मिडल लास्ट, फर्स्ट मिडल लास्ट, फर्स्ट मिडल लास्ट। इतनी बात समझने के बाद थोड़ा सा मेरे साथ रखिएगा। सीरियम +4 शो करता है क्योंकि इसके बाद ये भाई साहब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बेयर कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मुझे यूरोपियम +2 दिखता है क्योंकि ये हाफ फील्ड हो जाएगा। उसके बाद मुझे टर्बियम +4 दिखता है, क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ ये ट्रीबियम +2 दिखता है क्योंकि ये उसके बाद हाफ फुल फील्ड हो जाएगा। लुटीशियम का तो वही हाल है, +3 है। तो एक बात मैं आपको कॉमनली जो दिमाग में डालना चाहता हूं, इफ यू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस, देन यू नो अबाउट द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, एंड देन यू नो अबाउट द D1 कहां भरा हुआ है, फर्स्ट मिडल लास्ट, फर्स्ट मिडल लास्ट, फर्स्ट मिडल लास्ट। इतनी बात समझ में आती हो। +3 इनका जनरल करेक्टर है, +4 में ये ऑक्सीडाइजिंग क्योंकि इसको +4 को +3 में इटसेल्फ रिड्यूस होएगा, और अगर ये +2 में है तो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये बातें यहां हमने एनसीईआरटी से नकल मार के लिखी हुई हैं। यहां मुझे लेंथेनोइड्स में La lanthanum +2 एंड Ln lanthanoids +3 कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज, ठीक है बिल्कुल। 2 4 भी मिलती हैं, 2 4 भी मिलती है, +2 +4 भी मिलती है। वो कैसे मिलती है वो मैंने आपको बताया है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ और फुल फील्ड से। सीरियम जिसका कि E0 2 के आसपास से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन सीरियम पहला ही मेंबर है जो वोलेशन का रूप वोलेशन पे आ गया है, अदरवाइज इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। इसने +4 शो क्यों किया, नोबेल गैस है, लेकिन ये घर वापसी करेगा जरूर, और घर वापसी करेगा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। सीरियम +4 पानी को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। सेम बात यहां पर है। सीरियम +4 एक गुड एनालिटिक रिएजेंट भी है, PrNd Tb dy। वो आगे आप मेरे साथ चलोगे तो आपको दिख जाएगा कि PrNd Tb dy +4 ऑक्सीडेशन नंबर में जी रहे हैं। और क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्योंकि EU +2 में है तो F7 है, YB +2 में तो F14 है, TB +4 में तो F7 है, और SM +2 +3 ये यूरोपियम की तरह बिहेव कर रहे हैं। देखने के लिए इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ 5 से 6 मिनट निहार लेना ढंग से, तो आपको सारी अकल और सारी समझ डेवलप हो जाएगी, सारी समझ डेवलप हो जाएगी, ठीक है जी। सारी समझ डेवलप आपको हो जाएगी कि इसमें मुझे अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +4 दिखता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाना चाहिए। +4 क्यों दिखता है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से। +2 क्यों दिखता है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड P14 होने की वजह से, ठीक है जी। ये थोड़ी सी पकड़ आप बना लेंगे तो आप चीजों को आराम से समझ जाएंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, ऑल द लैंथेनोइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है और जल्दी से मटमैले हो जाएंगे एयर के अंदर। टार्निशिंग एयर, हार्डनेस बढ़ती जाएगी। सिमेरियम स्टील जैसा हार्ड है, 1623 केल्विन पे मेल्ट करता है। टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर है, गुड कंडक्टर है। डेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़नी भी चाहिए, मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट लगातार बढ़ता जा रहा है। मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनोइड आयंस आर कलर्ड, भाई सीधी सी बात है, किसी को कलरफुल होने के लिए कोई पासपोर्ट थोड़ी चाहिए, कलरफुल होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, पैरामैग्नेटिज्म के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई अगर कलरफुल है तो बस आपको एक काम देखना है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे आप अपनी पकड़ बना लो। जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे आपकी पकड़ बन गई, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे आपकी पकड़ बन गई, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे जब आपकी प्रॉपर पकड़ बन गई तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे
सीधी सी बात है, उन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को देखकर आप कलर और पैरामैग्नेटिज्म सब बता सकते हैं। इसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जीज 600-1200 किलो जूल आई वन और आई टू है। फिर क्या करें जी, ये कैल्शियम जैसी है। और आई3 वेरिएशन इन्वॉल्व्स है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज एनर्जी का भी एक थोड़ा सा टच लग जाता है। और एक्सचेंज एनर्जी आपने डी ब्लॉक की 3D सीरीज में मेरे साथ पढ़ी थी कि एक्सचेंज एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। लाइन पढ़ दें, कहीं आपका सेटिस्फेक्शन आ जाए। फर्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी of the lanthanoids are around 600 kilojoule per mole. Second, 1200 kilojoule per mole, comparable with those of calcium. A detailed discussion of variation of the third ionization enthalpy indicates that the exchange energy consideration appear to impart a certain degree of stability to empty half and fulfilled orbitals of available. This is indicated from the abnormally low value of third ionization energy of lanthanum, gadolinium and lutetium. लैंथेनम, गैडोलिनियम और लुटीशियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, गैडोलिनियम। तो हम गैडोलिनियम को पीछे लेकर चलें। ये हमारा गैडोलिनियम है, ये हमारा गैडोलिनियम है ये जी। तो इसकी तो +4 मैंने बताया ही था, खटाक खटाक काम होएगा इसका। ये 2 निकलने के बाद में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे इसके, तो कोई बहुत ज्यादा बोधर इसके अंदर नहीं है। ओके जी। सिल्वरी व्हाइट मैंने आपको बताई दी है, हार्डनेस बढ़ती जा रही है, टिपिकल मेटेलिक करेक्टर मैंने आपको, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। कलर्ड आयंस बनते हैं ट्राइवेलेंट फॉर्म में, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी आई3 एबनॉर्मली लो है, मैंने आपको बताया क्यों है वो। केमिकल बिहेवियर इज लाइक कैल्शियम और बट विद ये एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ में बढ़ेगा और बिहेव करते हैं कुछ लिटिल बिट एल्यूमिनियम के जैसे भी। तो इन their chemical behavior in general, the earlier members of the series are quite reactive similar to calcium, but the increasing atomic number ये फिर एल्यूमिनियम की तरह बिहेव, क्योंकि भाईचारा तो इनका +3 से रहेगा ना, दोस्ती तो इनकी +3 से रहेगी ना, क्योंकि इनका +3 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सल्फर के साथ Ln2S3 बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ Ln2O3 बनाते हैं, HCl के साथ ये हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, हेलोजन के साथ अपना 3 वैलेंसी वाला LnX3 बना रहे हैं, पानी के साथ हाइड्रोजन निकालकर अपने हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं बेसिक नेचर के, कार्बन के साथ अपना कार्बाइड बना रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ अपना नाइट्राइड बना रहे हैं। क्लियर ना। और इसके अलावा जो Ln2O3 उस पर थोड़ा सा एनसीईआरटी ज्यादा ही आगे फोकस कर रही है, बेसिक नेचर का है, हाँ जी है। इसके अलावा ये पेट्रोलियम क्रैकिंग के अंदर एक कैटलिस्ट भी है। इसके अलावा ये फ्लोरेसिंग स्क्रीनिंग के लिए भी Ln2O3 यूज होता है। एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है ना जैसे, वैसे ये Ln2O3 वहां यूज होता है। देखो, सल्फर सल्फाइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, HCl के साथ बनाएगा क्लोराइड और हाइड्रोजन लिबरेट। इसके अलावा ये पानी के साथ हाइड्रोक्साइड जो बेसिक नेचर का हाइड्रोजन रिलीज, कार्बन के साथ कार्बाइड और नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड। इनके जो ई नोट है वो माइनस में ही है, उनको देखकर कोई भी बोल सकता है ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जो फिगर की बात कर रहा है वो आगे आपको दिख ही जाएगा। सॉरी, पीछे वाला ये जो बना हुआ था ना फिगर इस टाइप का, उसकी बात कर रहा है। लो जी, इसने लिखा है कि Ln3C, Ln2C3, Ln C2 इस टाइप के कार्बाइड्स ये बना रहा है, और अगर इसका पानी से रिएक्शन करवा दें तो ये MOH होल थ्राइस पीछे मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लैंथेनोइड इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अलोय स्टील फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। तो लैंथेनाइड का यूज हो रहा है अलोय स्टील्स में, अलोय स्टील्स में। मिश मेटल पे जनरली पेपर वालों को एक स्पेशल लगाव रहता है, प्यार रहता है, अफेक्शन रहता है, जिसमें 95% तो हमारा लैंथेनाइड रहेगा, 5% के अप्रोक्स आपका आयरन है, जो ट्रेसेस में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम है। और ये Mg बेस्ड अलोय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, मिश मेटल बोलते हैं उसको, 95% आपका लैंथेनोइड ही है। A good deal of mish metal is used in the magnesium based alloy to produce bullets. A good deal of mish metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, shell and lighter flint. एक्टिनोइड की बात कर ली, 5F सीरीज है, 90 से 103 तक है, खतरनाक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। एक बार मैं आपका यहां थोड़ा सा जो मन में आपके लगे कि आपको इसको पढ़ना है, वैसे मैंने इसको कोड इसका बना रखा है, थापा यू निपाली
है ना। यहाँ आपके पास पीयू है, ए थापा, यू नेपाली नेपचूनियम, पुच्छे अमेरिका, पुच्छे अमेरिका। तो अगर आप इन मेंबर्स को भी याद करना चाहते हैं तो इस कोड से, बाकी 30 सेकंड का एक वैसे मैंने शॉर्ट डाला हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं, थापा यू नेपाली पूछे अमेरिका, क्लियर, उस पर आप बना सकते हैं। देखिए एक बात, एक्टिनियम में आपको पता है डी ब्लॉक का एफ ब्लॉक है नहीं, तो D1 हो गया, ये देखो D2 हो गया, अभी तक एफ में एंट्री नहीं की और भाई साहब का एफ ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हो, यहाँ सीधे F2 है, F3 F4 है, F6 आ गया, F7 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 12 13 14 14। तो इसमें वेरिएशंस बड़े खतरनाक है। दैट्स वाई हम इन एक्टिनोइड्स को जनरली अवॉइड करते हैं इन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। 90 से 103 तक रेडियो एक्टिव है। शुरू वालों का उम्र थोड़ी लंबी है और बाद वालों की उम्र थोड़ी सी छोटी है। जैसा कि आप देख लो, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, क्लियर ना, उनकी उम्र लंबी हुआ करती थी और हमारी उम्र थोड़ी सी कम है। द लेटर मेंबर्स वुड बी प्रिपेयर्ड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटी। ओके जी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपको बार बार बता चुका हूं कि इसके साथ गड़बड़ घोटाला क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के साथ। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थोड़े इनके गड़बड़ घोटाला से है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले गाइड भी किया था। इन सब में 7s2 तो है, ऐसा यहाँ लिखा मिलेगा, और 5D 6D और 5F में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वेरिएबिलिटी के साथ इधर उधर होता मिलेगा आपको। वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 5F 6D, the 14 electrons are formerly added to 5F, formerly added to 5F, though not in thorium, but from Pa onwards the 5F orbitals are occupy a complete at element 103. Irregularity in the electron configuration of actinide like those in the lanthanides are related to the stabilities of 0714, ऐसा आपको एक बहाना लगा रहा है, जबकि इसमें ज्यादा गड़बड़ है। ऑक्यूपेंसीज ऑफ द 5F ऑर्बिटल, तो कहेगा अगर गड़बड़ मिल रही है तो आप सीधा सीधा जवाब देना 0, 7 और 14 की स्टेबिलिटी की वजह से इनके अंदर गड़बड़ मिल रही है, गड़बड़ मिल रही है। फिर although the 5F orbital resemble the 4F orbital in their angular part of the wave function, they are not as buried as 4F orbital, and hence 5F electrons can participate in bonding to a far greater extent. 5F orbital की bonding comparatively participation ज्यादा है। आयनिक साइज वही सेम टोन है, ये M+3 बनाते हैं, और टॉप से बॉटम ये टेंडेंसी घटती जा रही है, जिसको आप एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हो। दिस इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड विद 4F, यहां कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें ज्यादा रेंज है, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर्स की ज्यादा रेंज है, ग्रेटर नंबर है ऑक्सीडेशन की। और 5D 6 5F 6D 7S इनमें डेल्टा ई डिफरेंस कम है। और कभी भी अगर बोल दे कि ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द आयोनेज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर है, तो सीधा सीधा आप डी की तरह से जवाब दो कि वहां आपको कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, वहां दिख रहा है आपको डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम दिख रहा है। और जहां डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम दिखेगा, जहां डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम दिखेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने कट 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 आसान हो जाएंगे। जैसे थोरियम का, पीए का, यू का, नेपच्यूनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 4, 5, 6, 7 अवेलेबल है। ये इनकी वेरिएबिलिटी दिखा रहा है। 3333 तो सब में कॉमन है ही, 333 तो सब में कॉमन है ही। यूरेनियम 456 आपको शायद याद होगा, चैप्टर हमारा चल रहा था ग्रुप नंबर 17, वहां OF2 O2F2 प्लूटोनियम के साथ जो न्यूक्लियर स्पेंट था उसके अंदर से PuF6 बनाने में काम आ रहा था, शायद आपको याद आ गया हो। क्लियर है, याद आए तो बहुत बढ़िया बात है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद लैंथेनोइड्स है। एक्टिनोइड्स सिल्वरी अपीयरेंस के साथ आपको दिखते हैं और हाई लेवल पे इरेगुलरिटीज मेटेलिक रेडियाइज के अंदर है, विच आर फार ग्रेटर देन इन द लैंथेनोइड थोड़े स्मूथ चलते हैं। इसके अलावा एक्टिनोइड्स एक्टिनोइड्स की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ये रिएक्टिव हैं, लेकिन ये एल्कली मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हो तो अच्छा रिएक्शन करते हैं। पानी के साथ उबाल दें तो अपने ऑक्साइड और हाइड्राइड भी बनाते हैं। नॉन मेटल के साथ में HNO3 वगैरह थोड़ा सा सेकंड लास्ट और लास्ट रिएक्शन है, तो ये लिटिल बिट अफेक्ट हो सकते हैं और नॉन मेटल के साथ भी आराम से रिएक्शन कर लेंगे। कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बना के नहीं दिया, और वैसे ये खुद परेशान है इससे, क्योंकि इससे बनने वाले रेडियो एक्टिव कंपाउंड होने की वजह से दिक्कतें ज्यादा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लैंथेनोइड्स की ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू एक्टिनोइड्स, और आयोनाइजेशन एनर्जीज भी लैंथेनोइड की ज्यादा होंगी एज कंपेयर एक्टिनोइड्स। 5F लेस पेनिट्रेटेड है, मोर ENC है।
आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग तो होएगा, ठीक है ना जी। तो कहीं ना कहीं टारगेट हमारे पास क्या रहा, लेंथेनॉइड एक्टिनोइड। लेंथेनॉइड एक्टिनोइड में जो लेंथेनॉइड है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज ज्यादा हैं। अर्ली एक्टिनोइड्स आर सिमिलर रिसेंबल्स विद द लेंथेनोइड्स, शुरू वाले थोड़े थोड़े ज्यादा पास दिखते हैं, थोड़े से ज्यादा पास दिखते हैं। A comparison of the actinoid with the lanthanide with respect to different characteristics as discussed above reveals that behavior similar to that of lanthanide is not evident under the second half of the actinoid series. However, even the early actinoid resembles the lanthanide in showing close similarity with each other and in gradual variation in the properties which do not entail change in oxidation state. The lanthanoids and actinoid contractions have extended effect on the size, therefore properties of element succeeding them in their respective periods. तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लाइनें हैं, लेकिन आप जो नीचे लाइनें हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लें, उससे आप बात को समझ जाएंगे। नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4, आपका शुरू शुरू सीरियम। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ 5F है। सम एप्लीकेशन, आयरन के साथ, स्टील्स के साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में काम आ रहे हैं। TiO, ये सारा पूरा डी और एफ ब्लॉक है, ये पिगमेंट इंडस्ट्री में काम आ रहा है। MnO2 आपने देखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ड्राई सेल बनाने में काम आता है। इसके अलावा सिल्वर यूके कॉइन्स, कॉपर निकल अलॉय है, ठीक है ना जी। कंटेम्परेरी यूके कॉपर कॉइन्स और कॉपर कोटेड स्टील है। सिल्वर यूके कॉइन्स और कॉपर निकल अलॉय है। Many of the metals and or their compounds are essential catalyst in the chemical industry. V2O5 catalyze करता है SO2 को SO3 में। आपका जीगलर नटा catalyze करता है पॉलीथीन का बनना। वो है क्या, TiCl4Al मिथाइल का होल थ्राइस है, तो बड़ा खतरनाक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और अमोनिया के प्रोडक्शन में भी आप देखते हो हैबर प्रोसेस में, वहां भी हमारे जो डीब्लॉक एलिमेंट वो कैटलिस्ट का रोल करते हैं। इसके अलावा एक वोकर प्रोसेस है, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन में ना हो, निकल कैटलिस्ट इनेबल द हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट टू प्रोसीड इन द वोकर्स प्रोसेस। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन करवाते हो इथेनॉल में, जो कैटलाइज होती है पीडी 46 नंबर वाले PDCl2 से। निकल के कॉम्प्लेक्स पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में काम आते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन। फोटोग्राफी के अंदर आपका AgBr जो हाईली फोटो सेंसिटिव है, मैं कई बार बताता रहता हूं। तो ये हमारा कंपाउंड्स के साथ में अप्रोक्सीमेट 48 मिनट्स के अंदर DNF ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो गया। इसकी एक शुरू की वीडियो अलग है जो आपको देखनी पड़ेगी, और ये आप ध्यान से देख लें, इससे आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं बार बार बच्चों से बोलता हूं। केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मनोज कुमार बंसल आता हूं नई वीडियो के साथ।